सोचो तो हर बात है गहरी। अगर आप में मोहब्बत करने की सलाहियत है तो सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजीवा। नाज़रीन, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। उसने कहा कि हमारे पड़ोस पे एक पटवारी रहता था और वो उसके 4 बच्चियाँ और 3 बच्चे थे। उसकी बीवी जवान थी और वो घर में तमाम तर ज़िंदगी की जो अयाशियाँ थी, सहूलतें थी, सुकून था, वो सब उसे मुयस्सर था। पटवारी का ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस ग्रेड पे काम कर रहा है या किस हिसाब से उसकी आमदन है, लेकिन ये बात गांव में या सब उस जानते थे कि उसके पास एक गाड़ी से लेकर घर तक और खाने पीने से लेकर घर की तमाम तर जो अयाशियाँ, सहूलतें, आराइशें हैं, वो सारी की सारी उसे मौजूद थी। उसके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते और गांव मोहल्ले में बदमाशी के तौर पर, या अब ये कह सकते हैं कि उनकी बड़ी रौब और दबदबा था। ज़िंदगी उनकी बड़ी रश्क वाली गुज़रती थी। जो कोई दूर दराज से आता, उसका घर देखता और वो हमसे पूछता कि ये जो घर है ये किसका है, ये इसका मालिक किस मुल्क में है और कितनी इसकी आमदन है। तो जब हम उन्हें ये कहते थे कि ये यहीं पे एक पटवारी है और उसकी जॉब करता है, तो वो चुप हो जाते और अब तरह तरह की बातें करते। वक्त गुज़रता गया। उस दोस्त ने बताया कि उसकी बच्चियां जवान हो गई, उन्होंने तालीम हासिल की, कंप्लीट की, शादी के काबिल हो गई। बच्चे भी उसके तालीम हासिल करके जवान हो गए। कुछ बदमाशियाँ, कुछ इस तरह से आवारगियाँ करने लगे और उनके पास जो चीज़ें मौजूद थी, मोबाइल हो गए या दीगर जो जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी थी, वो भी उनके पास लेटेस्ट थी। अब हर आदमी ये सोचता था कि एक शख्स कमाने वाला है और इतना बड़ा इसका घर है, इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग हुए और अब ये आगे ज़िंदगी इनकी इससे मज़ीद अच्छी होगी। ये चाहे तो अपना कारोबार भी कर सकते हैं, मज़ीद सेटल हो सकते हैं। कहते एक दिन अचानक ये हुआ कि शोर मचा गांव में और पता चला कि उस पटवारी की बीवी को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो बेहोश हो गई। उसे एमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए और जब हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी ये कोमे में है, ये इसका कोई पता नहीं कि ये कब वापस होश में आएगी, ये बहुत डैमेज हो चुकी है। उसकी बीवी जो इतनी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। ज़ाहिर है वो कोमे में थी। फिर कुछ दिन रहने के बाद उसने अपने तमाम तर जो वसाइल थे वो इस्तेमाल किए और महंगे से महंगे डॉक्टर के पास अपनी बीवी को चेक करवाने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी किसी ने कहा वो उसने किया। बीवी अभी फ़िलहाल होश में नहीं आ रही थी। ये इसी तरह से रोज़ाना आना जाना हॉस्पिटल में था और वो परेशान था, लेकिन अपनी तरफ से जो उसे कोशिश थी वो करता रहा। एक दिन अचानक ये हुआ कि उसके बेटे गाड़ी में जा रहे थे और कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, लेकिन जब पता चला कि एक्सीडेंट हुआ तो उसके एक बेटे की डेथ हो गई और उसमें जो 2 बेटे थे वो टांगों से माजूर हो गए। वो बड़ा सीवियर एक्सीडेंट था। उस पटवारी को इसकी इत्तला मिली तो उसके ऊपर क़यामत के ऊपर क़यामत टूटी। वो पहले से ही अपनी बीवी की उस बीमारी की वजह से परेशान था और साथ ही ये हादसा हुआ। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, कैसे करे और कहाँ जाए। जो उसके बच्चे माजूर हुए उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उनका इलाज चलता रहा, बड़े महंगे इलाज के किसी पे कहीं पे ये कह लें कि वो जो प्लेटें सी डलती हैं, राड से डलते हैं टांगों में डालने के लिए, उसके लिए उसने जो भी हो सकता था वो किया। वो इस हद तक पहुंच गया कि अभी कुछ महीने ही हुए थे कि उसके हालात बहुत ख़राब हो गए। उधर से जॉब पे भी जाना उसने छोड़ दिया। बीवी की परेशानी अलग थी, ऊपर से बच्चे भी एक्सीडेंट होकर एक की डेथ हो गई और 2 माजूर हो गए। बच्चियां थी वो इंतहाई सेंसिटिव थी, कोशिश करती रही अपने आप को संभलने की, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कुछ मामलात कंट्रोल से बाहर हैं तो एक बच्ची अचानक उसका जो मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हुई और वो बिल्कुल पागलों की तरह घर में जो ऐसी बातें करने लगी जो किसी की समझ में नहीं आती थी।
उस दोस्त ने मुझे बताया कि मुख्तसर ये कि एंड ये हुआ कि वो जो पटवारी था उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो कमाई थी वो भी उसकी खर्च हो गई। उसने अपनी ज़मीनें बेची, अपने घर गाड़ियाँ जो चीज़ें थी वो बेची, लेकिन उसका इलाज ना उसकी बीवी का हुआ और ना बच्चे उसके वापस उस तरह से आए। एक दिन वो शख्स बेबस हो गया, तंग हो गया, हार गया और उसने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी, मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं दो नंबरी करता रहा, रिश्वत लेता रहा, लोगों के दिल दुखाता रहा और एक नकल निकालने के भी मैं गरीबों से इतने पैसे लेता था कि जितनी उनकी सकत नहीं होती थी। मैं किसी का एक नुक्ता इधर से उधर करने के लिए लाखों रुपए लेता था। मैंने बड़े बड़े माफियाज के साथ मिलकर ज़मीनों की हेरा फेरी की, कब्ज़ा करने वालों के साथ मिलकर लाखों करोड़ों में पैसे लेकर मैंने उनकी जो कब्ज़े थे, ज़मीनों के जो नंबर थे वो इधर से उधर किए। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये हादसा भी इस तरह से होना है या अल्लाह की ज़ात इसका बदला भी ले सकती है। मुझे नहीं पता कि किस शख्स की मुझे बददुआ लगी या किसने कौन सा ऐसा जुल्म था या जुर्म था कि जिसकी मुझे ये सारी सज़ा मिली। मुख्तसर उस दोस्त का ये कहना था कि उसने सारी ज़िंदगी जो कमाया, याशियाँ की, और जब उसका वक्त आया उन सहूलतों का कि अब वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में था, बूढ़ा भी हो चुका था, बच्चे उसके जवान हो चुके थे, बच्चियाँ शादियों के काबिल थी और वो ये चाहता था कि अब वो ज़िंदगी के इन तमाम मामलात से फ्री होकर अब ज़िंदगी आसानी से गुजारेगा। तो कुदरत ने उसे एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया कि अब वो सारी ज़िंदगी की कमाई भी लगाकर वो वापस वो सुकून, वो अमन, वो याशियाँ वापस नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल सच है नाज़रीन कि इस हकीकत से, इस सच्चाई से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है और ज़रूरी नहीं कि ये एक पटवारी के साथ हो। हमारे माशरे में जितने सरकारी मुलाजिम हैं जो आला ओहदों पे फाइज हैं, चाहे वो पुलिस में हों, आईजी हों, डीआईजी हों या सरकारी किसी ऑफिसर हों, एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में से उनका ताल्लुक़ हो, वो ऐसा ही करते हैं। वो एक गरीब की दरख्वास्त आगे साइन करने के लिए भी पैसे लेते हैं। वो एक फ़ाइल को कई कई दिनों तक इसलिए अपने टेबल पर रोक कर रखते हैं ताकि वो उसके पैसे ले सकें। इससे भी बड़ी जो दर्दनाक, आप कह सकते हैं अफसोसनाक, हमारी सोसाइटी की बात है। हमारे यहाँ जितने ये सरकारी मुलाज़िम हैं, चाहे वो टीचर हैं या किसी दूसरे शोबे से उनका ताल्लुक़ है, वो जब रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन, उनके जो कागज़ात हैं, उनके जो रिटायरमेंट के पैसों के जो कागज़ात हैं, वो उस वक्त तक क्लियर नहीं होते जब तक कि उन्हें वो रिश्वत नहीं लेते या वो पैसे नहीं लेते। मेरे अपने एक दोस्त के जानने वाले वालिद बड़े आज़ाद कश्मीर के आला ओहदे पे थे और वो रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट पे अच्छी खासी उन्हें जो अमाउंट थी वो बनती थी, लेकिन मेरे ख़्याल में आज साल से ज़्यादा, ये 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गया, वो अमाउंट अभी तक उन्हें नहीं मिली, सिर्फ़ इसलिए कि उनके उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए जो उनके मातहत क्लर्क थे वो लाखों के हिसाब से रिश्वत मांगते हैं, जबकि वो शख्स वो ये कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी न रिश्वत दी और न रिश्वत ली, लिहाजा मैं ये काम नहीं करूँगा। वो पैसे अभी तक उनके रुके हुए हैं। लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, बहुत से ऐसे हैं, जानने वाले टीचर हैं जो रिटायर हुए, जिन्होंने ये कहा कि हमारी पेंशन सिर्फ रिश्वत ना देने की वजह से रुकी हुई है। बहुत से ऐसे यहाँ पे मुलाजमीन हैं जो ट्रांसफ़र रुकवाने के भी पैसे देते हैं, ट्रांसफ़र करवाने के भी पैसे देते हैं। और पटवारी हो या सरकारी मुलाज़म हो या किसी भी ओहदे पे कोई शख्स बैठा हुआ हो, वो अपने दौर में, अपनी जवानी में, अपने बच्चों की आशी के लिए, उनके सुकून के लिए ये तो सब कुछ करता है, लेकिन जब कुदरत के शिकंजे में आता है, जब कुदरत उसे अपने उसमें दायरे में फंसाती है, तो फिर उसके पास कोई बस नहीं होता। फिर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों भी अगर खर्च हो जाए तो वो उसे वापस वो वक्त नहीं आता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कम सहूलत के साथ, कम ऐयाशी के साथ, अपनी हलाल कमाई के साथ, अपने बच्चों के साथ
ظلم نہ کریں. آپ کا کیا ہوا آپ کے بچوں پہ نکلتا ہے. آپ اگر غور سے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے پولیس آفیسران بھی ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے گھروں کے اندر تباہیاں ہوئی ہیں، ان کی بیویوں کی بیماری نہ سمجھ آنے والی ہے، بچوں کی بیماریاں نہ سمجھ آنے والی ہیں، اور وہ پیسہ جتنا رشوت کا لیتے ہیں، 2 نمبری کا لیتے ہیں، وہ سارے کا سارا ادھر بھی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی اپنی زندگی کی جو سکون ہے وہ بھی برباد ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر واپس سڑک پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایک پائی مانگ کر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں سکون کے لیے، آسانی کے لیے، اور اپنے بچوں کی زندگی کی کامیابی کے لیے آپ حلال کمائیں اور اتنا لیں جتنا کہ آپ برداشت کر سکیں، جتنا کہ کوئی آسانی سے آپ کو دے سکے. اقبال جی انجوائے کو اگلی ایک خوبصورت کہانی تک اجازت دیں. اللہ حافظ.